हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ एक वन शॉट शेयर करने वाली हूँ। ये वन शॉट किसी की रिक्वेस्ट है, उसके रिक्वेस्ट पे फिर मैं इसको लेके आई हूँ। ये वन शॉट की रिक्वेस्ट मुझे वैनगेजिंग ने दी थी, मेरी प्यारी वैनगेजिंग, जो चाहती थी कि मैं उनके लिए एक ऐसा वन शॉट बनाऊँ जिसमें उनकी पसंद के कपल हो, वो जिसे एज अ कपल के रूप में देखना चाहती है। बट इसमें हमारे वांगसन हैं, वांगसन कपल सेम है और वो लीड में भी है, और उसके अलावा भी हमें कुछ कपल देखने को मिलेंगे। तो आज मैं ये वन शॉट उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ बिकॉज़ उनका बर्थडे है। तो उनके बर्थडे पे मैं उन्हें ये वन शॉट उन्हें प्रेजेंट के रूप में देना चाहती हूँ। आई होप उनको पसंद आएगा एंड आपको भी पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ इसे एक बार सुनिएगा एंड पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया था तो मैं ये वन शॉट उनके लिए लेके आई हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस एफएफ को सुने तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके हैप्पी बर्थडे वैनगेजिंग ज़रूर लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का ये वन शॉट मैं शुरू करती हूँ। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी अभी आपको, बिकॉज़ ये वन शॉट है तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। ये स्टोरी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें आपको थोड़े से कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे और थोड़े से इमोशन भी देखने को मिलेंगे। ये स्टोरी भाइयों पर बेस है, भाईचारा, भाई लव, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी मज़ेदार होगा आई थिंक। फिर चलिए ज़्यादा समय को ना गवाते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी प्यारी वैनगेजिंग को बर्थडे विश तो कर दूँ। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी वैनगेजिंग, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ टुडे। तो मैं आपकी पसंद पे, आपकी फरमाइश पे आपके लिए आपका वन शॉट लेके आ गई हूँ। आप प्लीज़ इसे सुनिए और आपको जैसा भी लगे आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई गलती लगे तो भी आपको काम चलाना होगा, बिकॉज़ आपको अच्छे से पता है मुझे ये सब नहीं आता, मैं ये सिर्फ आपके कहने पे कर रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टोरी को शुरुआत करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बंगलो दिखाया जाता है। इस बंगलो में आज एक पार्टी चल रही है। इस बंगलो में 5 बच्चे रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सब छोटे छोटे ही हैं। एक बच्चा जो कि 10 साल का है वो सबसे बड़ा है, बाकी उसके अलावा 4 बच्चे जो कि छोटे छोटे ही हैं। और आज इस बंगलो के अंदर एक बर्थडे पार्टी चल रही है, एक ट्विंस बच्चों की बर्थडे पार्टी। बंगलो के अंदर सारे गेस्ट आ चुके हैं, सारे गेस्ट बर्थडे बॉय का वेट कर रहे हैं कि बर्थडे बॉय आए और केक कट करे। पर बर्थडे बॉय है जो कि अब तक आया ही नहीं है, वो अपने रूम में बैठा है। उसके रूम में उसका बड़ा भाई जो कि उन दोनों बच्चों को समझा रहा होता है। एक बच्चा जो कि नॉर्मल है वो आने को रेडी है, लेकिन वो इसलिए नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि उसका ट्विंस ब्रदर आने को रेडी नहीं है। इस वजह से वो भी उसी के पास बैठा है और वो वहाँ से उठ नहीं रहा है। उसका बड़ा भाई कब से दूसरे वाले को समझाने की कोशिश कर रहा है, बट वो बच्चा नहीं आना चाहता है बिकॉज़ वो बहुत शर्मीला है, बहुत डरता है, उसे भीड़ से डर लगती है, वो भीड़ को देख के डर जाता है। और उसे पता है बर्थडे पार्टी में तो बहुत से लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है, और इसी वजह से वो अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहता। उसका बड़ा भाई बहुत कन्विंस करता है, उसको बहुत समझाता है कि नहीं चलो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं। बट वो छोटा बच्चा जो कि वाकई में बहुत डरा हुआ है वो नहीं आना चाहता। तो उसका बड़ा भाई उसके पास बैठता है और बोलता है तुम क्यों डर रहे हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस चलना है और केक कट करना। देखो तुम्हारी वजह से फिर वो भी केक नहीं कट कर पाएगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो? छोटा बच्चा फिर अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है पर भैया वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। तो उसका बड़ा भाई बोलता है तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं, हम भी तो हैं, मैं हूँ ना वहाँ पे, फिर तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम चुपचाप चलो, हम सब बहुत एंजॉय करें और हम सब एक साथ रहेंगे, ठीक है। छोटा बच्चा अपने भाई की बात सुनता है पर उसे विश्वास नहीं हो रहा है, वो अभी भी डरा हुआ है।
तो फिर उसका बड़ा भाई बोलता है, लैनजान ऐसा नहीं करते, देखो मॉम डैड ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है, तो फिर तुम्हें उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए ना। तुम्हें चल के सिर्फ केक ही तो कट करना है, करके फिर अगर तुम्हारा वहाँ मन ना लगे तो तुम वापस आ जाना, लेकिन फ़िलहाल तो चलो, तुम्हारी वजह से फिर वैन भी केक नहीं कट कर पाएगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो फिर लैनजान अपने भाई की तरफ देखता और ना में सर हिला देता। तो उसका बड़ा भाई बोलता है, तो फिर चलो, ऐसे जिद नहीं करते। अपने भाई की बात सुन के फिर वो खड़ा हो जाता है। उसका भाई उसका हाथ को पकड़ता है और फिर बाहर जाने लगता है। तो वो छोटा बच्चा अपने ट्विंस ब्रो का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो भी कमरे से बाहर निकलने लगता है। वो कमरे से बाहर निकलता है तो फिर जब उसकी नज़र पड़ती है भीड़ पे, तो वो फिर से डर जाता है और अपने बड़े भाई के पीछे छुप जाता है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है, लैनजान मैंने बोला ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, देखो हम सब हैं यहाँ पे, मैं हूँ, चैंग है, शुयांग है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? ऐसा डरते नहीं है। अपने भाई की बात सुन के फिर वो धीरे से अपने भाई के पीछे से बाहर निकलता है और अपने भाई की तरफ देखता है। तो उसका बड़ा भाई बोलता है, तुम नहीं डरोगे ना, तुम चलोगे ना? तो फिर वो भी हाँ में सर हिला देता है। बड़ा भाई जिसका नाम सिचेन है, वो अपने दोनों भाइयों की फिर उंगली पकड़ लेता है और उन्हें लेके लॉन में चला जाता है जहाँ पे पार्टी अरेंज की हुई है। वो उनको वहाँ पे ले जाता है, खड़ा करा देता है। दोनों बच्चे फिर चारों तरफ देखने लगते हैं। वैन जो कि हंसमुख बच्चा है, वो बहुत खुश है, वो चारों तरफ देख रहा होता है, लेकिन लैनजान बहुत डरपोक है, उसे भीड़ से बहुत डर लगता है। तो फिर वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। सिचेन अपने मॉम डैड को ढूंढने लगता है बिकॉज उन्हें वहाँ पे उनके मॉम डैड नहीं दिख रहे हैं। तो वो फिर अपने भाई की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, शुयांग, चैंग, मॉम डैड कहाँ पे हैं? क्या तुमने उन्हें देखा? तो चैंग बोलता है, नहीं गाइस। यहाँ पे चैंग थोड़ा हकला के बोलता है, वो थोड़ा हकला है। तो सिचेन बोलते हैं, अरे पर वो कहाँ जा सकते हैं, पार्टी शुरू हो गई है और वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो शुयांग बोलता है, भैया मैं देख के आता हूँ, मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। तो सिचेन बोलता है, हाँ ठीक है, जाओ तुम जाके उन्हें जल्दी से बुला के लेके आ जाओ। शुयांग फिर हाँ में सर हिला के वो वहाँ से चला जाता है। वो जाके चारों तरफ अपने मॉम डैड को देखता है, हर रूम में जाके चेक करता है, पर उसे उसके मॉम डैड कहीं दिखते नहीं हैं। वो चारों तरफ देख लेता है, परेशान हो जाता है। फिर वो अपने भाई के पास आके बोलता है, भैया मैंने हर जगह देख लिया, मॉम डैड मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर सिचेन बोलते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो कहाँ जा सकते हैं? एक काम करो शुयांग, तुम यहाँ पे आके इन दोनों के पास खड़े हो जाओ, मैं जाके देखता हूँ। तो फिर लैनजान सिचेन की उंगली पकड़ लेता है और ना में सर हिलाने लगता है। तो लैनजान बोलता है, मैं बस 2 मिनट में आया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ मॉम डैड को लेके आ रहा हूँ। लैनजान तुम यहीं पे खड़े रहो और देखो यहाँ पे चैंग और शुयांग है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट लैनजान फिर भी नहीं हाथ छोड़ रहा था। तो सिचेन कहते हैं, लैनजान मैं अब भी आ रहा हूँ, बस तुम एक काम करो, तुम वैन के साथ खड़े हो जाओ। वैन फिर आगे आ जाता है और लैनजान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लैनजान अपने भाई की तरफ देखता है, फिर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। सिचेन वहाँ से जाते हैं और अपने मॉम डैड को देखने लगते हैं। उन्हें उनके मॉम डैड कहीं दिखाई नहीं देते। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं बिकॉज वो अब तक तो थे, ये अचानक वो कहाँ चले गए। वो हर जगह ढूंढते हैं पर उनको कहीं से भी उनके मॉम डैड की कोई सुराग नहीं मिलता। सिचेन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने हर जगह देख लिया, उनके मॉम डैड उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में अचानक वो गए कहाँ? सिचेन के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। फिर वो टेलीफोन के पास जाते हैं और अपने डैड का नंबर डायल करने लगते हैं। उनके नंबर पे रिंग जा रही होती है बट कोई कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। सिचेन 2 से 3 बार फिर से ट्राई करते हैं बट सेम चीज़ होती है, रिंग जाती है बट कोई उठाता नहीं है। अब सिचेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। और सिचेन है भी तो छोटे, वो खुद अभी 10 साल के हैं। सिचेन को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने फ़ोन ट्राई कर लिया, फ़ोन भी कोई नहीं उठा रहा है और घर में उनके मॉम डैड उनको मिल नहीं रहे हैं। वो फिर वापस लॉन की तरफ जाने लगते हैं तो उन्हें टेरेस से कुछ आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ को फॉलो करते हैं और उधर देखने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं, क्या टेरेस पे हो सकते हैं? इतना सोच के वो टेरेस की तरफ जाने लगते हैं।
सिचेन धीरे धीरे करके टेरेस पे पहुंचते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, उन्हें वहाँ पे अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज नाइट का सीन है, नाइट हो रखी है, अंधेरा है। फिर सिचेन धीरे धीरे करके टेरेस के आगे जाने लगते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं पर उन्हें वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। फिर वो रिटर्न मुड़ के वापस जाने लगते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र पड़ती है एक कोने में। जब वो कोने में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उसके मॉम डैड जो कि अधमरी हालत में है, उनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से चाकू से मारा, उनको पूरा जख्मी कर दिया है। उनके मॉम डैड की हालत बहुत ख़राब है। सिचेन भी दौड़ के अपने मॉम डैड के पास जाते हैं तो देखते हैं उनकी मॉम जो कि अब नहीं रही, वो जा चुकी है। उनके डैड की थोड़ी बहुत सांसें अभी चल रही है। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। सिचेन अपने डैड के हाथ को पकड़ते हैं और बोलते हैं, डैड क्या हुआ, आपको क्या हुआ। उसके डैड अपने बेटे की तरफ देखते हैं पर वो कुछ बोल नहीं पाते। वो बोलने की बहुत कोशिश करते हैं। सिचेन जो अब बहुत ज़्यादा डर गए हैं, वो रोने लग जाते हैं और पूछते हैं, आपके साथ ये किसने किया, क्या हुआ है, मॉम क्यों नहीं बोल रही है। उनकी मॉम जो कि वहीं पे पड़ी हुई रहती है, वो अपने मॉम की तरफ भी देखते हैं, फिर अपने डैड की तरफ देखते हैं। तो उनके डैड बहुत कोशिश करके अपना हाथ धीरे से उठाते हैं और सिचेन के गाल पे ले जाके रखते हैं और बोलते हैं, अपने भाइयों का ख्याल रखना। सिचेन जो कि अभी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने डैड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप चलो, मुझे डर लग रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और ऐसा बोल के वो खड़े होने की कोशिश करते हैं तो उनके डैड उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें बिठा देते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, डैड मुझे जाने दो, खून निकल रहा है, आपका बहुत खून निकल रहा है। सिचेन वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करते हैं बट उनके डैड उनको जाने नहीं देते और वो सिचेन को वापस बिठाते हैं और बोलते हैं, सिचेन मेरी बात सुनो बेटा, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े बेटे हो और तुम पे अब जिम्मेदारियाँ हैं। तुम्हें तुम्हारे भाइयों का ख्याल रखना है। मुझसे वादा करो कि तुम तुम्हारे भाइयों का अच्छे से ख्याल रखोगे। सिचेन जो कि अभी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, अपने मॉम डैड को इस हालत में देख के उन्हें तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो खुद भी तो बच्चे हैं, उन्हें क्या ही समझ में आएगा। उनके लिए तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। वो फिर अपने डैड से बोलते हैं, डैड आप ये क्या बोल रहे हो, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो उनके डैड बोलते हैं, बेटा मुझे माफ़ करना पर मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता। और इतना बोल के ही वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सिचेन अपने डैड की तरफ देखते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो अपने डैड का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, डैड प्लीज़ उठो ना, प्लीज़ आप मुझे डरा रहे हो, प्लीज़ उठो, अपनी आंखें खोलो, आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो इतना बोल के रोने लगते हैं जब तक वहाँ पे कुछ लोग भी आ जाते हैं। वो सब लोग भी जब वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो वो सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। सिचेन जो कि फूट फूट के रो रहे हैं, वो लोग में से एक पर्सन फिर आगे आता है और सिचेन के पास आके उसे खड़ा कराता है और बोलता है, बेटा। सिचेन जो कि अभी बहुत रो रहे हैं, वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अंकल देखो ना, डैड बोल नहीं रहे हैं, मॉम बोल नहीं रही है, ये इनको बोलो ना ये उठे, इनको बोले ये उठ के मुझसे बात करें। तो फिर वो आदमी सिचेन के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, देखो तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, तुम्हें उनको भी संभालना होगा, तुम इस तरीके से रो नहीं सकते। तो सिचेन बोलते हैं, नहीं अंकल, आप पहले मॉम डैड को बोलो वो उठे, उनको बोलो मुझसे उठ के बात करें। तो वो आदमी बोलता है, सिचेन खुद को संभालो बेटा, और अभी तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जाके उन अपने भाइयों को संभालना है, वो देखो वो तुम्हारे बिना वहाँ अकेले हैं। सिचेन अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं, उस पर्सन की तरफ देखते हैं और फिर से रोने लगते हैं। तो वो पर्सन फिर से बोलता है, बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जाओ, अगर वो बच्चे यहाँ आ गए और उन्होंने ये सब देखा तो तुम जानते हो ना क्या होगा। उस पर्सन की बात सुन के फिर सिचेन भी हाँ में सर हिला देते हैं और फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये पर्सन फिर वहाँ जाते हैं और सिचेन के मॉम डैड जो कि मिस्टर लैन किरेन एंड मिसेज लैनी है, वो उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर वो वहाँ पे
पुलिस को फ़ोन कर देते हैं बिकॉज़ ये मर्डर केस है, तो पुलिस को तो बुलाना लाजमी है। वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और साथ में एम्बुलेंस को भी। वो उसके बाद से वो नीचे चले जाते हैं। वो नीचे जाके फिर जहाँ पे सारे गेस्ट रहते हैं उनके पास जाके बोलते हैं कि ये पार्टी अब नहीं होगी। वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता देते हैं। गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ये पर्सन जो कि मिस्टर लैन किरण के बेस्ट फ्रेंड है, जियांग फैमियान, ये भी इस पार्टी में मौजूद थे। इनको भी इनविटेशन था। जब इन्हें सिचेन वहाँ नहीं दिखाई देते हैं और ना ही लैन किरण, तो ये अपने दोस्त को ढूंढने ये भी चले जाते हैं और ये भी ढूंढते ढूंढते वहाँ टेरेस पे पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी अपना आके इंक्वायरी करना चालू कर देती है। उनको अच्छे से पता है ये मर्डर है, पर ये मर्डर किया किसने है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। पुलिस अपने काम कर लेती है। जियांग फैमियान बोल देते हैं कि इस घर में बच्चे हैं, तो बच्चों से कोई भी सवाल ना पूछे और ना ही उन्हें कुछ बताए। पुलिस भी फिर हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद से वो अपनी इंक्वायरी करने लगता है और वो चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो कि घर का माहौल पूरा ख़राब है क्योंकि घर में मातम का माहौल है। सिचेन किसी तरह अपने भाइयों को समझा बुझा के रूम में ही रखते हैं। उन्होंने अब तक अपने भाइयों को कुछ नहीं बताया है। उन्होंने अपने भाइयों से अब तक ये बात छुपा के रखी है कि अब उनके मॉम डैड नहीं रहे। सिचेन ने खुद को भी बहुत मजबूत कर रखा है। सिचेन अपने भाइयों को अपने रूम में ही सुला देते हैं और फिर वो बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आके देखते हैं तो वहाँ पे जियांग फैमियान, उसके साथ पुलिस और कुछ लोग और भी खड़े रहते हैं। पुलिस जो कि जियांग फैमियान को बता रही थी कि हमने तहकीकात करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब तक हमें इस मर्डर का कोई सुराग नहीं मिला है। हम जल्द ही इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा देंगे। तो जियांग फैमियान भी बोल देते हैं हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना करो, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे दोस्त के साथ ये किसने किया है। पुलिस भी फिर वहाँ से हाँ में सर हिला के चली जाती है। सिचेन जियांग फैमियान के पास जाते हैं और बोलते हैं अंकल, क्या मेरे डैड का मॉम का मर्डर हुआ है? तो जियांग फैमियान बोलते हैं हाँ बेटा, तुम्हारे मॉम डैड का मर्डर हुआ है और ये किसने किया है इसका मैं पता लगा के रहूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस खुद का और अपने भाइयों का ख्याल रखो। उन्हें ये मत अभी बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। वो भी बहुत छोटे हैं, उन्हें अभी बिल्कुल समझ नहीं है। तो सिचेन भी हाँ में सर हिला देते हैं। जब तक वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है। वो पर्सन उस घर में एंटर होता है और आके फिर जियांग फैमियान के सामने खड़ा हो जाता है। जियांग फैमियान जब उस पर्सन को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो पर्सन एक डेविल स्माइल करता और बोलता अरे, क्या तुम अपने मेहमानों के साथ इस तरीके से बात करते हो? क्या तुम्हें अपने मेहमानों से बात करने का मैनर्स नहीं है? तो जियांग फैमियान बोलते हैं मुझे मैनर्स सिखाने से पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैनर्स तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम यूं ही किसी के घर में बिन बुलाए नहीं आ सकते। तो फिर वो पर्सन बोलता अच्छा, बट किसी के घर में नहीं आ सकता ना, बट खुद के घर में तो आ सकता हूँ। मैं इस घर का मालिक हूँ, तो मैं ही इसी घर में रहूँगा ना। उस पर्सन की बात सुन के जियांग फैमियान थोड़ी शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये क्या बोल रहे हो? तो वो पर्सन बोलता मुझे पता था तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये लो, इसे देख लो, तो तुम्हें शायद समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो एक पेपर जियांग फैमियान के सामने कर देता है। जियांग फैमियान उस पेपर को देखते हैं, फिर उसे पढ़ने लगते हैं। जब वो उसे पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वैन चाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये क्या किया है? तो वैन चाओ बोलता है अरे, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे इस दोस्त ने मुझसे कर्जा ले रखा था, उसने मुझे अपना कर्जा टाइम पे नहीं चुकाया, तो फिर ये उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी होती है लीगली। मैंने कोई उससे छीना नहीं है। उसने मुझसे कर्ज लिया था और वो टाइम पे चुका नहीं पाया, तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अब जबकि वो नहीं रहा, तो मुझे पता है
वो मुझे मेरा पैसा देने तो वापस आएगा नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी मेरी हुई लीगली। वैन चाओ की ये बात सुन के जियांग फेमियान को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, वैन चाओ तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं है? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? तुम्हें पता है इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर वैन चाओ बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो लैन किरण को सोचना चाहिए। उसने मुझसे कर्ज लिया और उसने अपना कर्ज चुकाया भी नहीं। अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं अपना कर्ज ऐसे ही माफ़ कर दूँ? मैं यहाँ पे क्या खैरात बांट रहा हूँ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके घर में बच्चे हैं या बीवी है। वो उसकी हेडेक थी। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और मुझे पता है अब मुझे मेरे पैसे मिलेंगे नहीं, इसलिए फिर ये सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा बिजनेस मेरा हुआ। मैं अपना कर्ज खुद वसूल करूँगा। तो फिर जियांग फेमियान बोलते हैं, पर वैन चाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी पे उसके बच्चों का हक है। तो वैन चाओ बोलता है, हक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस पेपर पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर उसने मेरा कर्ज टाइम पे नहीं चुकाया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और ये बंगलो भी, ये सब मेरा होगा। और उसने ऐसा ही किया है, उसने मेरा कर्ज नहीं चुकाया है, तो अब लीगली उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा पैसा, सब कुछ अब मेरा है। वैन चाओ की बात सुनने के बाद फिर जियांग फेमियान भी अब कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो किस आधार पे बोलेंगे। वैन चाओ के पास लीगल पेपर है जिस पे लैन किरण के सिग्नेचर हैं, और जियांग फेमियान को ये नहीं पता कि वो सिग्नेचर वाकई ही लैन किरण के है भी या नहीं, लेकिन पेपर को देख के तो ये लग रहा है कि हाँ ये सिग्नेचर उनके हैं। इसलिए फिर जियांग फेमियान कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप ही रह जाते हैं। तो फिर वैन चाओ बोलता है, हाँ अच्छा हुआ तुमने मेरी बात मान ली। अब एक काम करो, मुझे मेरा ये घर खाली चाहिए, तो मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल तक मुझे ये मेरा घर खाली चाहिए। तो जियांग फेमियान बोलते हैं, वैन चाओ पर इस घर में बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, ये घर तो रहने दो। तो वैन चाओ बोलता है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो मेरा घर बस खाली चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। 24 घंटे बाद मैं वापस आऊँगा, और अगर मुझे मेरा घर खाली नहीं मिला तो मैं तुम सबको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। क्या तुम समझ गए? जियांग फेमियान वैन चाओ की बातें सुन रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, बट वो कुछ कह नहीं सकते। वो सिचेन की तरफ देखते हैं। सिचेन जो कि खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा है। उस बच्चे को कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ जो बात वैन चाओ ने बोली वो सिचेन अच्छी तरीके से समझ गए हैं। वैन चाओ वहाँ पे इतना बोल के वहाँ से वो चला जाता है। उसके चले जाने के बाद फिर सिचेन बोलते हैं, अंकल क्या अब ये घर हमारा नहीं है? तो जियांग फेमियान बोलते हैं, बेटा मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बेटा अब ये घर हमारा नहीं है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, तुम वहाँ पे रहना। तो सिचेन बोलते हैं, नहीं अंकल मैं आपके घर पे नहीं रहूँगा, मैं मेरे भाइयों को लेके कहीं चला जाऊँगा। तो जियांग फेमियान बोलते हैं, पर बेटा तुम जाओगे कहाँ? तुम अभी छोटे हो, तुम कैसे सब कुछ संभालोगे? तो सिचेन बोलते हैं, अंकल मैं संभाल लूँगा, मैं अपने भाइयों को संभाल लूँगा। तो जियांग फेमियान बोलते हैं, नहीं सिचेन मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब चीज़ों के बारे में पता कर लूँगा, मैं सब कुछ पता कर लूँगा तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ, और ये वैन चाओ जो बोल रहा है ये सच है भी या नहीं, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। जब तक तुम मेरे साथ चलो, तुम और तुम्हारे भाई अब से मेरे साथ रहेंगे, मैं तुम सबका ख्याल रखूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपने भाइयों को लेके जहाँ जाना चाहे तुम जा सकते हो, लेकिन अभी तुम छोटे हो बेटा, और तुम्हें तुम्हारे भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना है, और तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। जियांग फेमियान की सारी बातें सुनने के बाद फिर सिचेन भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर जियांग फेमियान बोलते हैं, ठीक है बेटा अब तुम जाओ, जाके अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम सबको लेके चलूँगा।
सिचेन हाँ में सर हिलाते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो जाके फिर अपने भाइयों के कुछ कपड़े और ख़ुद के भी कुछ कपड़े एक सूटकेस में पैक कर देते हैं। वो यहाँ से ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकते, इसलिए वो सिर्फ कुछ ज़रूरत की सिर्फ कपड़े ही पैक करते हैं। वो पैक करके फिर अपने भाइयों के पास चले जाते हैं। उनके भाई जो कि सो रहे होते हैं। सिचेन फिर अपने भाइयों के पास जाते हैं और जाके उन्हें उठा देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उन्हें अंकल के साथ जाना है। उनके भाई उनसे सवाल भी करते हैं तो उन्हें ये बहाना बना देते हैं कि उनके मॉम डैड अभी शहर से बाहर गए हैं किसी काम की वजह से और उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा, और जब तक वो आ नहीं जाते तब तक उन बच्चों को जियांग फैमियान के साथ उनके अंकल के साथ रहना होगा। फिर बच्चे भी कोई सवाल नहीं करते। सिचेन अपने भाइयों को लेके फिर जियांग फैमियान के साथ चले जाते हैं उनके घर। अब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सिचेन जो कि अब बड़े हो चुके हैं, अब वो 25 साल के हो चुके हैं। चैंग जो कि 23 साल का हो चुका है और सुयांग भी 22 साल का, और हमारे 2 प्यारे ट्विंस जो कि अभी 20 साल के हैं। इन 15 सालों में सिचेन को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है। समय माना बहुत जल्दी निकल गया, लेकिन सिचेन के लिए समय बहुत मुश्किल से निकला है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपने मॉम डैड को खो दिया और उन्हें आज तक नहीं पता कि उनके मॉम डैड के साथ हुआ क्या। उन्होंने बहुत कोशिश की इस बात की तह तक जाने की, लेकिन अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। वो अब तक नहीं जान पाए हैं कि उनके मॉम डैड के साथ वो सब किसने किया, और वैनचाओ जिसने उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, क्या वो प्रॉपर्टी वाकई में उसकी थी? क्या रियल में उसके डैड ने उससे कोई कर्जा ले रखा था? ये सब बात से अनजान है सिचेन, लेकिन सिचेन ने हमेशा इन बातों के तह तक जाने की कोशिश की है। उन्होंने जब से अपना होश संभाला है, जब से वो चीज़ों को समझने लग गए हैं, उन्होंने फर्स्ट काम यही किया है अपने इस मिस्ट्री को सुलझाने की। फर्स्ट उनके मॉम डैड की मर्डर की मिस्ट्री जो उन्हें किसी हालत में सुलझानी थी, और दूसरा इस वैनचाओ की हकीकत जानने की। सिचेन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन सिचेन की किस्मत हमेशा से ख़राब रही है। उसके साथ कोई नहीं था जो उसका साथ दे सके। जियांग फैमियान भी इन बच्चों को ले जाने के 2 साल बाद वो भी चल बसे थे। उनका भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके बाद सिचेन फिर से एक बार अकेला पड़ जाता है। वो किसी तरीके से अपने भाइयों को संभालता है। अब उसके भाई बड़े हो चुके हैं, तो सिचेन की थोड़ी सी मेहनत कम हो चुकी है, बिकॉज अब उससे अपने भाइयों के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ता है। अब उसके भाई अपनी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। बस इसी बात की राहत है। सिचेन सुबह उठते हैं और एक रूम में जाते हैं। सिचेन रूम में जाके चारों तरफ देखते हैं और उन्हें हंसी आ जाती है, क्योंकि उनके चारों भाई एक ही रूम में सो रहे होते हैं। इन चारों भाइयों की एक आदत है, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये सोएंगे भी एक साथ, खाएंगे भी एक साथ, बैठेंगे भी एक साथ और लड़ेंगे भी एक साथ। ये कभी अलग नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, रहेंगे साथ साथ ही। सिचेन अपने भाइयों की तरफ देखते हैं और एक एक को जाके जगाने लगते हैं, उठ जाओ, पर उनमें से कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा होता है। सिचेन पहले चैंग को जगाते हैं। चैंग जो कि अपने भाई की आवाज़ सुनता है, बट वो इग्नोर कर देता है। वो उठना नहीं चाहता, इसलिए वो उठता ही नहीं है। सिचेन फिर सुयांग के पास भी जाते हैं। सुयांग भी वैसा ही है, सुयांग भी उठने से मना कर देता है। सिचेन फिर अपने दोनों ट्विंस के पास जाते हैं। वो अपने दोनों ट्विंस के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, उठ जाओ बच्चों, देर हो रही है, तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम अब तक सो रहे हो, प्लीज़ उठो, मुझे भी काम पे जाना है, तुम्हारी वजह से मैं हर रोज़ लेट हो जाता हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। लेकिन उनमें से कोई भी उठने को तैयार नहीं था। कोई भी सिचेन की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। सिचेन बेचारे अब खुद भी परेशान हो गए थे, वो करे क्या। वो अपने भाइयों को डांट भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो सिचेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक पानी का जग उठाते हैं और ले जाके सुयांग और चैंग दोनों के सर पे डाल देते हैं। जब पानी सुयांग और चैंग के फेस पे पड़ती है तो वो फिर
उठते हैं जल्दबाजी में और उठ के बैठ जाते हैं। तो सुयांग बोलता है, भैया ये आपने क्या किया, आपने मुझे सुबह सुबह नहला दिया। तो सिचेन बोलता है, हाँ मैंने अच्छा किया ना, तुम्हारे नहाने का टाइम बच गया। वैसे भी तुम्हें नहाने में मौत आती है ना, तुम्हें नहाने के नाम से बहुत डर लगता है ना। तो सुयांग बोलता है, हाँ भैया सुबह सुबह क्यों पानी में जाके खुद को गंदा करना, ऐसे ही काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। चैंग जो कि उठ के बैठा है और वो तब से बोलने का ही ट्राई कर रहा है, उसे अपने भाई को बोलना है कि उसने ऐसा क्यों किया, बट वो हकला के बोलता है, इसलिए वो वर्ड को जल्दी नहीं बोल पाता। सुयांग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या आज ही बोलोगे, बोल लो। तो फिर चैंग बोलता है, भैया आपने मुझे पूरा भिगो दिया। तो सिचेन बोलता है, हाँ अब जब तुम उठ गए हो तो जाओ जाके जल्दी फ्रेश हो जाओ, तुम लोगों की वजह से मुझे हमेशा लेट हो जाता है। तुम लोग कब बड़े होगे, इतने बड़े होने के बावजूद मुझे आज भी तुम लोगों को जगाना पड़ता है। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्या तुम अपने आप उठ भी नहीं सकते हैं। तो फिर सुयांग बोलता है, नहीं, हमारी गुड मॉर्निंग गुड तभी होती है जब आप आके हमें जगाते हो, हमें इसकी आदत है। अब हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन हमें आप ही जगाओगे, समझ गए। सिचेन सुयांग की बात सुनते हैं और बोलते हैं, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, अब उठो, जाओ जल्दी जाके रेडी हो जाओ। तो सुयांग बोलता है, भैया आप हमेशा हम दो भाइयों पे ही चिल्लाते हो और उन दोनों पे आप कभी गुस्सा नहीं दिखाते, उन्हें आप बड़े प्यार से ट्रीट करते हो, ऐसा क्यों, आप ये हमारे साथ भेदभाव क्यों करते हो। तो सिचेन बोलते हैं, अच्छा तुम्हें लग रहा है कि मैं भेदभाव कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, तुम बड़े हो चुके हो और वो तुमसे भी छोटे हैं, तुम्हें भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसा मैं करता हूँ, ना कि तुम्हें जेलसी रखनी चाहिए, वो तुम्हारा छोटा भाई है, भूलो मत। तो चैंग बोलता है, छोटे तो हम भी है ना, आप हमें तो प्यार नहीं करते। तो सिचेन बोलते हैं, किसने बोला मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो सोचो सबसे पहले मैं किसे जगाता हूँ, तुम्हें ना, तो इसका मतलब है तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तो और देखो, तुम्हारी नहाने में भी मदद कर दी मैंने, तुम्हें उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता, इतनी मेहनत करनी पड़ती, और मैंने देखो तुम्हें बेड पे सोए सोए नहला दिया। अब मैं तुमसे इतना तो प्यार करता हूँ, और कितना प्यार करूँ। तो सुयांग बोलता है, भैया हम समझ रहे हैं। तो सिचेन हंसते हैं और बोलते हैं, अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो फिर तो अच्छी बात है। तो अब एक काम करो, जल्दी से उठ जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, फटाफट ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज के लिए निकलो, क्योंकि मुझे भी अब ऑफिस जाना है। तुम लोगों की वजह से मैं रोज़ लेट होता हूँ और रोज़ मुझे डांट खानी पड़ती है। तो फिर सुयांग भी हाँ में सर हिला देता है, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो और चैंग फिर उठते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर सिचेन अपने दो ट्विंस के पास जाते हैं। उनके ट्विंस जो कि बहुत प्यार से एक ही बेड पे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पीसफुली सो रहे होते हैं। सुयांग उनको देख के एक स्माइल करते हैं, फिर वो धीरे से अपना हाथ ले जाते हैं और दोनों के सर पे रखते हैं और बोलते हैं, लैनजान, वैन, उठो, बहुत देर हो गई है, तुम लोगों को कॉलेज भी जाना है ना। वैन अपने भाई की बात सुनते हैं तो फिर वो अपनी आंखें खोल देते हैं, वो अपने भाई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग भैया। तो सिचेन बोलता है, गुड मॉर्निंग, अब उठ गए ना, अब जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, देखो ब्रेकफास्ट भी तैयार है और तुम जल्दी जाके कर लो क्योंकि मुझे भी निकलना है। अपने बड़े भाई की बात सुन के फिर वैन हाँ में अपना सर हिला देता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। वो जाने लगता है, फिर अपने भाई की तरफ देखता है। लैनजान जो कि अभी तक उठा ही नहीं है, वो उसकी तरफ देखता है और फिर अपने बड़े भाई की तरफ देखता है और फिर वहीं पे खड़ा हो जाता है। तो फिर सिचेन बोलते हैं, तुम दोनों का मैं क्या करूं, अच्छा रुको। फिर वो लैनजान को उठाने लगते हैं। लैनजान फिर अपनी आंखें मलते हुए बोलते हैं, भैया प्लीज़ थोड़ा और सोने दो, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। तो सिचेन बोलते हैं, लैनजान बहुत लेट हो चुका है, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे जाना भी है, तुम एक बार उठ के फ्रेश हो जाओ, उसके बाद से तुम्हें दिन में जो करना वो करते रहना, सोते रहना, पर फ़िलहाल उठ जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तो लैनजान बोलते हैं, भैया लेकिन मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ थोड़ा देर सोने दो। तो सिचेन बोलते हैं, लैनजान प्लीज़ मेरी बात समझो, ये देखो वैन उठ चुका है,
क्या चाहते हो, वो अकेला चला जाए, वो तुम्हें छोड़ के अकेला जाए? ये बात सुनते ही लैंजन फिर फटाफट अपनी आंखें खोल देते हैं और बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सिचेन बोलते हैं तो वो देखो तुम्हारा वेट कर रहा है। लैंजन अपनी आंखें खोलते हैं और वैन की तरफ देखते हैं। वैन फिर वहाँ पर चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल लिए खड़े होते हैं। तो फिर लैंजन बोलते हैं वैन, क्या तुम सच में मेरे बिना जाने वाले थे? तुम सच में मुझे छोड़ के जाने वाले थे? तो वैन बोलता है अरे नहीं यार, मैं कहीं नहीं जाने वाले थे। वो तो भैया ने तुम्हें जगाने के लिए ऐसा झूठ बोला। मैं तो देखो अभी तक यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम उठो तो फिर मैं नहाने जाऊँगा। अपने छोटे भाई की बात सुन के फिर सिचेन हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम दोनों एक साथ नहाते हो? एक साथ नहाओगे तुम दोनों? तो फिर लैंजन बोलता है अरे नहीं भैया, ऐसे बिल्कुल नहीं है, हम दोनों एक साथ नहीं नहाते हैं और ना ही हम एक साथ नहाएंगे। लेकिन हाँ, जब तक मैं उठ नहीं जाता वैन बिल्कुल नहीं नहा सकता, क्योंकि वैन जब वॉशरूम में जाएगा तो मैं बाहर उसका वेट करूँगा, और जब मैं वॉशरूम में जाऊँगा तो वैन मेरा बाहर वेट करेगा। बस इतना ही। तो फिर सिचेन बोलते हैं हाँ, तुम दोनों का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। खैर, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मुझे तुम दोनों 10 मिनट के अंदर डाइनिंग एरिया में मिलने चाहिए। अगर तुम दोनों 10 मिनट के अंदर डाइनिंग एरिया में मुझे नहीं मिले तो आज तुम बस भूखे रहना, क्योंकि मैं तो फिर चला जाऊंगा। उसके बाद से तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। और ऐसा बोल के फिर सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। सिचेन के चले जाने के बाद वैन फिर फटाफट दौड़ के वॉशरूम में घुस जाता है। तो फिर लैंजन इधर से चिल्लाता है वैन, तुमने चीटिंग की है, पहले मैं जाता हूँ, तुम नहीं। वैन अंदर से ही चिल्ला के बोलता है तो तुम देर तक क्यों सो रहे थे? अगर तुम्हें पहले आना था तो तुम्हें पहले उठना चाहिए था। पहले मैं उठाऊँ तो पहले मैं ही रेडी होऊंगा। और तुमने सुना नहीं, भैया ने सिर्फ 10 मिनट दिए हैं, अगर हम 10 मिनट में रेडी नहीं हुए तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो लैंजन बोलते हैं इसीलिए तो फिर मैं लेट हो जाऊंगा ना, 10 मिनट तो तुम ले लोगे, फिर मेरा क्या? तो वैन बोलता है अच्छा ऐसा है, ठीक है, एक काम करो, मैं डोर ओपन कर देता हूँ, तुम भी आ जाओ, हम दोनों एक साथ नहा लेते हैं, हमारा टाइम बचेगा। तो फिर लैंजन गुस्सा होता है और बोलता है वैन, तुम चीटर हो, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है और इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा, तुम देख लेना। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले रूम में, मैं वहाँ जाके नहा रहा हूँ, लेकिन इसका बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा, बस तुम बाहर निकलो। लैंजन इतना बोल के फिर पैर पटकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वैन जो कि अंदर वॉशरूम में हंस रहे होते हैं और फिर अपना फ्रेश होने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे भाई डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। सिचेन उन सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देते हैं और उनको सर्व करने के बाद बोलते हैं ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रहा है, तो तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके कॉलेज चले जाना, ठीक है। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर श्रेयांक सिचेन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं भैया आपने ब्रेकफास्ट किया? तो सिचेन बोलते हैं नहीं, मैं वहाँ ऑफिस में कर लूँगा, तुम लोग करो, मुझे देर हो रही है। अगर मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठा तो फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी और मुझे फिर से डांट पड़ेगी और मैं डांट नहीं खाना चाहता। तो फिर चैंग बोलता है ना, नहीं, आप ब्रेकफास्ट करके जाओगे। तो फिर सिचेन बोलते हैं प्लीज़ चैंग, समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठा तो मुझे देर हो जाएगी, तुम्हें पता है मैं रोज़ डांट नहीं खा सकता। तो फिर वैन और लैंजन दोनों खड़े होते हैं अपना ब्रेकफास्ट हाथ में लेके। वो सिचेन के पास आते हैं और बोलते हैं भैया अगर आपने ये नहीं खाया ना तो हम भी नहीं खाएंगे, हम भी बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज चले जाएंगे। अपने भाई की बात सुन के फिर सिचेन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो दोनों की प्लेट से एक एक बाइट लेके मुंह में डाल लेते हैं और बोलते हैं अब ठीक है। तो लैंजन बोलता है बट भैया ये तो थोड़ा सा है। तो सिचेन बोलता है लैंजन मैं खा लूँगा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में खा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे जाने दो और तुम दोनों अच्छे से कॉलेज चले जाना और कोई भी बदमाशी मत करना, मुझे कॉलेज से कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। तुम लोगों की कंप्लेंट की वजह से मेरा सर में दर्द हो जाता है, क्या तुम समझ गए? वो दोनों भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। सिचेन फिर उन दोनों के सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। दोनों भाई भी हाँ में सर हिला देते हैं। सिचेन चारों भाइयों को फिर बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद फिर चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और
ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो श्रेयांक बोलता है, हाँ अब भैया गए, अब हमारी पार्टी शुरू। तो चैंग बोलता है, नहीं, भैया को पता चला तो इस बार पक्का पनिशमेंट मिलेगी। चैंग की फिर बात सुन के श्रेयांक चैंग के सर पे हल्का सा हिट करता है और बोलता है, डम्बो, भैया को बताएगा कौन? क्या तुम भैया को बताने वाले हो? चैंग फिर ना में अपना सर हिलाने लगता है। तो फिर श्रेयांक बोलता है, तो फिर तुम्हें डर किस बात की? कुछ नहीं होगा, भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो फिर चैंग उन दोनों ट्विंस की तरफ इशारा कर देता है। श्रेयांक उस इशारे को देख के फिर उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, क्या? अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो कि ये दोनों बोल देंगे? तो फिर चैंग भी हाँ में नोट कर देता है। तो श्रेयांक बोलता है, ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, अगर इन दोनों ने बोला तो फिर मैं भैया को बोल दूंगा जाके कि ये दोनों रोज़ कॉलेज से बंक मार लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लैन, जान और मेरा प्यारा वैन के जी ऐसा करेगा। क्यों? क्या तुम दोनों ऐसा करने वाले हो? लैन, जान और वैन जो कि वहाँ पे खड़े इसकी बातें सुन रहे होते हैं, वो फिर श्रेयांक को घूर के देखते हैं और बोलते हैं, क्या आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? तो श्रेयांक बोलता है, ऐसे ही समझो, तुम भैया को कुछ नहीं बोलोगे, क्या तुम समझ गए? तो लैनजान अपना सर ना में हिलाता और बोलता है, नहीं, मैं भैया को बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा कि तुम पार्टी करते हो। तो फिर श्रेयांक बोलता है, ठीक है, बोल दो। तो मैं भी बोल दूंगा कि तुम और वैन रोज़ कॉलेज से छुपते छुपाते हुए निकल जाते हो, तुम दोनों रोज़ाना कॉलेज से बंक मार लेते हो, और ये बात फिर मैं भैया को बता दूंगा। और अगर ये बात भैया को पता चली, फिर सोचा है क्या होगा? श्रेयांक की बात सुन के फिर लैनजान और वैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर श्रेयांक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम नहीं बताएंगे। तो श्रेयांक लैनजान के पास जाता है, एक हाथ लैनजान के शोल्डर पे और दूसरा हाथ वैन के शोल्डर पे रखता है और बोलता है, ये हुई ना छोटे भाई वाली बात, अब तुम दोनों बहुत समझदार हो गए हो। गुड, अब एक काम करो, जाओ तुम दोनों कॉलेज जाओ। तो फिर वैन बोलता है, और भैया आप नहीं जाओगे? तो फिर श्रेयांक बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं और चैंग आज पार्टी करने जा रहे हैं, तुम दोनों कॉलेज जाओ, और हाँ, चुपचाप कॉलेज से यहीं आना, वहाँ से कहीं और जाने की कोशिश मत करना। तो लैनजान बोलता है, पर भैया अगर बड़े भैया को पता चला तो आपको नहीं लगता कि आपको डांट पड़ जाएगी? तो श्रेयांक बोलता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम दोनों भैया को कुछ मत बताना, और अगर तुम दोनों भैया को कुछ नहीं बताओगे तो भैया को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि भैया शाम से पहले तो घर आएंगे नहीं और हम उससे पहले ही आ जाएंगे। अब समझदारों की तरह समझदार बनो और चुपचाप अपने कॉलेज के लिए जाओ। लैनजान वैन फिर एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हाँ में नोट करते हैं और बेचारे वो वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद फिर श्रेयांक चैंग के पास जाता है और बोलता है, तो चले। चैंग भी हाँ में अपना सर हिला देता और वो फिर अलग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे शिचेन बेचारे जल्दबाजी में ऑफिस पहुँचते हैं। वो ऑफिस जाते हैं और ना चाहते हुए भी आज भी वो लेट हो गए। वो कभी लेट नहीं करना चाहते, लेकिन उनका रोज़ाना लेट हो जाता है जस्ट बिकॉज उनके भाई, वो अपने भाइयों की वजह से रोज़ाना ऑफिस पहुंचने में लेट कर जाते हैं। शिचेन चुपचाप जाते हैं और अपने एक केबिन में जाके बैठ जाते हैं और कंप्यूटर ऑन कर देते हैं। वो अपने कंप्यूटर पे ध्यान देने लगते हैं जब तक वहाँ पे पियोन आता है और बोलता है, सर आपको बॉस ने बुलाया है। तो शिचेन हाँ में नोट कर देते हैं। वो पियोन वहाँ से चला जाता है। तो फिर शिचेन बोलता है, ओ गॉड, मुझे लगता है आज फिर से मुझे डांट पड़ने वाली है। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ बट मैं फिर भी लेट हो जाता हूँ। खैर कोई नहीं, चलो जाके डांट खा ही लेते हैं। और ऐसा बोल के फिर वो अपने केबिन से बाहर चले जाते हैं। वो केबिन से बाहर जाने के बाद फिर अपने बॉस के केबिन में चले जाते हैं। वो केबिन के बाहर जाके नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, कमिंग। शिचेन फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद फिर वो जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यस सर, आपने मुझे बुलाया? तो उनका बॉस बोलता है,
मैंने तुम्हें बुलाया, पहले ये बताओ तुम आज फिर से लेट हो। तो शिचेन फिर अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तो उनके बॉस बोलते हैं, शिचेन तुम्हें रोज़ एक जैसे ही लेट कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। या तुम फिर जानबूझ के कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आता है मुझे परेशान करने में। तो शिचेन बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ बट मुझे थोड़ी देर हो जाती है। तो उनका बॉस बोलता है, वही आज मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें इतनी देर होती क्यों है? जहाँ तक मुझे पता है तुम अपने भाइयों के साथ रहते हो, तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम्हें उन्हें स्कूल लेके जाना है, तो फिर तुम्हें देर क्यों हो जाती है? तो शिचेन बोलता है, मेरे भाइयों छोटे ही तो हैं। तो उनके बॉस बोलते हैं, क्या तुम्हारे भाई छोटे हैं? 23 साल का लड़का छोटा होता है, 20 साल का लड़का छोटा होता है। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे भाई छोटे हैं और मैं इस बातों पे विश्वास कर लूँ? तो फिर शिचेन बोलते हैं, सर मुझे नहीं पता आपकी नज़र में वो बड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए तो अब भी बच्चे हैं और मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरे भाइयों के बारे में कुछ मत बोलिए। तो फिर उनके बॉस अपने चेयर से खड़े होते हैं और धीरे से शिचेन के पास आने लगते हैं और बोलते हैं, तो तुम अपने भाइयों की वजह से अपने बॉस को डिसअपॉइंट करोगे, उसे जवाब दोगे, है ना? तो फिर शिचेन बोलते हैं, नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि मेरे भाई मेरे लिए बच्चे जैसे हैं और मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और मैं आगे से ध्यान रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब लेट ना करूँ, मैं समय पे आ जाऊँगा। तो फिर उनके बॉस आते हैं पास में और शिचेन के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो तुम कोशिश करोगे, तुम अब भी कोशिश करोगे, यानी तुम श्योर नहीं हो, है ना? इसका मतलब तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हें हमेशा लेट करना होगा और मुझे ही तुम्हारा इंतज़ार करना होगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? और ऐसा बोलते हुए फिर वो शिचेन के और भी करीब जाने लगते हैं। तो फिर शिचेन बोलते हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं? शिचेन फिर धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाने लगते हैं। उनके बॉस फिर आगे की तरफ आने लगते हैं और फिर उनको शिचेन को पकड़ लेते हैं कमर से और फिर बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम मुझे हर रोज़ वेट कराते हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि तुम जल्दी आ जाओगे तो फिर हम दोनों एक साथ टाइम बिता पाएंगे, लेकिन तुम इतना लेट आते हो। जब सारे एम्प्लॉयड आ जाते हैं उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिता सकता। तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो? तो फिर शिचेन बोलते हैं, सर प्लीज़ ये ऑफिस है, आप ऐसा मत कीजिए। तो उनके बॉस बोलते हैं, अब ये बंद भी करो शिचेन, मेरे कानों से खून निकल आएगा। मैंने कितनी बार बोला है, जब हम दोनों अकेले हों तो मुझे सर मत बोला करो। मैं तुम्हारा सर नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम इतना भी नहीं समझते। हर बार तुम्हें सर 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 करके मेरे सर में दर्द करना होता है। तो फिर शिचेन बोलते हैं, पर देखा जाए तुम वैसे भी मेरे सर ही तो हो, तुम मेरे बॉस हो, तो मैं फिर तुम्हें क्या बोल के बुलाऊँ? तो उसके बॉस पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे क्या कह के बुलाओ? तुम मुझे कुछ भी कह के बुला सकते हो, या फिर मैं बता दूं कि तुम मुझे क्या कह के बुलाओगे? इतना बोल के फिर वो शिचेन के कानों के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या मैं बता दूं? तो शिचेन बोलते हैं, मुशु अलग हो जाओ मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। तुम्हें बिल्कुल भी सोच नहीं है, हम ऑफिस में हैं, अगर कोई आ गया तो फिर मुशु बोलते हैं, अच्छा तुम्हें इस बात की फ़िक्र है कि कोई आ गया तो? तुम्हें इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मैं तुम्हारा इतना वेट करता हूँ? यार कब तक मुझे इतना वेट करना पड़ेगा? और तुम तुम्हारे भाइयों को लेके हमेशा इतना पॉजिटिव रहते हो, हमेशा तुम्हें अपने भाइयों की फ़िक्र रहती है। यार कभी मेरी भी फ़िक्र कर लो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा टाइम चाहता हूँ, तुम्हारा अटेंशन चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम मुझ पे कभी ध्यान नहीं देते, तुम्हें हर समय बस अपने भाइयों की फ़िक्र रहती है। अब वो बड़े हो गए हैं यार, अब वो बच्चे नहीं हैं, तुम उन्हें उनके हाल पे छोड़ सकते हो। तो शिचेन बोलते हैं, नहीं मुशु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो माना बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी मेरे लिए बच्चे हैं
और वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। और सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लगता है, जब तक मैं उन्हें उठा नहीं देता, उन्हें अपने हाथों से खिला नहीं देता, मुझे भी सुकून नहीं मिलता। तो फिर मुझसे बोलते हैं, हाँ तुमने तो अभी से बेबी सिटिंग करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है मेरा नंबर तो कभी फ्यूचर में नहीं लगना है ना। मैं पूरी लाइफ टाइम बस ऐसे ही वेट करता रह जाऊँगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे भाइयों की फ़िक्र है। तो फिर सिचैन बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा वो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो फिर मुश्रू बोलते हैं, मैं समझ गया, खैर अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है, वेट मुझे ही करना है, कोई बात नहीं, मैं करने को तैयार हूँ। अब तुमसे प्यार करता हूँ तो इसका खामियाजा भी मुझे ही भुगतना होगा ना, मैं ही तुम्हारा वेट कर लूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो सिचैन बोलते हैं, क्या करना चाहते हो तुम मेरे भाइयों के लिए? तो मुश्रू बोलते हैं, अरे यार मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ उनकी लाइफ में भी कोई आ जाए, उनको भी पता चले कि प्यार क्या होता है, उनको भी पता चले कि हमें एक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय चाहिए होता है। वो हर समय तुमसे चिपके हुए रहते हैं और ऐसे में फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मुझे उनको बिजी करना होगा। एक बार जब वो बिजी हो जाएंगे ना तो तुम फ्री हो जाओगे, और जब तुम फ्री हो जाओगे तो फिर तुम और मैं अपना क्वालिटी टाइम बिताएंगे। तो सिचैन बोलता है, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भाई अभी छोटे हैं। तो फिर मुश्रू बोलते हैं, छोटे क्यों, वो तो दूध पीते बच्चे हैं, एक काम करो उन्हें निप्पल ला के दे दो और उनको बोलो पीते रहे। यार तुम समझते क्यों नहीं, अब वो बड़े हो चुके हैं, तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो अपना अच्छा बुरा देख सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ तुम उनके बड़े भाई हो, तुम्हें उनकी फ़िक्र लगी रहती है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चली है यार, अब वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, उनका भी हक बनता है। तुम्हें नहीं लगता कि अब उनकी भी उम्र हो गई है डेट करने की, वो भी एक पार्टनर जो डिज़र्व करते ही हैं, कब तक आपस में लगे पड़े रहोगे यार भाई भाई। तो फिर सिचैन बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन अगर उन्हें वाकई में कोई पसंद आएगा और अगर वो किसी के साथ रहना चाहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जानबूझ के मेरे भाइयों को ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, उन्हें किसी के साथ ऐसे ही तुम नहीं जोड़ोगे। तो फिर मुश्रू बोलते हैं, ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम थोड़ा सा मुझ पे रहम करो, मुझे भी थोड़ा टाइम दिया करो यार, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुमसे बात करने होते हैं पर तुम मुझसे कभी बात ही नहीं कर पाते हो। तो फिर सिचैन मुश्रू के पास जाते हैं और जाके उनके नेक में हाथ डालते हैं और बोलते हैं, मैं समझ गया, तुम्हें मेरी याद आती है, यही ना, तुम मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हो, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना होगा। एक बार जब मेरे भाइयों की जॉब लग जाएगी उसके बाद से मैं फ्री हो जाऊँगा और फिर तुम जितना चाहे मेरे साथ टाइम बिता लेना। तो फिर मुझसे बोलता, और तुम्हें नहीं लगता इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसका मतलब है मुझे और वेट करना पड़ेगा, तुम्हारे भाई इतने बड़े हो गए हैं फिर भी अभी तुम उनके साथ बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, अब उनकी जॉब लग जाएगी तो क्या गारंटी है कि तुम उनको फ्री कर दोगे। तो फिर सिचैन बोलते हैं, हाँ ये तो बात तुमने सही बोला, मैं उन्हें फ्री तो नहीं करूँगा, बट हाँ वो बिजी हो जाएंगे, और जब वो बिजी हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा। तो फिर मुश्रू बोलता है, चलो अब उसी दिन का वेट करना होगा मुझे, खैर कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। तो फिर सिचैन उसको हग करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत वेट करते हो, मैं तुम्हें बहुत वेट कराता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर मेरे भाइयों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ और बहुत जल्द हमारे साथ ये होगा भी। तो फिर मुश्रू भी हाँ में सर हिला देते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस कभी कभी मुझे लगता है, नहीं मुझे जेलस होता है कि यार तुम अपने भाइयों से इतना प्यार करते हो, इसमें से थोड़ा सा मुझसे कर लेते। तो फिर सिचैन बोलते हैं, थोड़ा नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है लेकिन मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ। तो फिर मुश्रू बोलते हैं, ठीक है, अब वैसे भी काम का समय हो गया, अब तुम बोलोगे मुझे जाना है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो फिर सिचैन बोलते हैं, हाँ तुमने सही समझा। तो मुश्रू बोलते हैं, ठीक है जाओ,
मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ जाने से पहले एक बार मिल के जाना। तो फिर शिचेन भी हाँ में नोट कर देते हैं और फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं केबिन से। दूसरी तरफ लैनजान और वैन वो अपने कॉलेज पहुँचते हैं। वो दोनों वैसे तो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ही ब्रिलियंट है, वो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बदमाशियाँ भी करते हैं। उन्हें कॉलेज में जब भी लगता है कि ये क्लास बोर हो रही है, वो ये लेक्चर उनको बोर लगता है, तो फिर वो वहाँ से बंक मार लेते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों भाई एक साथ निकल लेते हैं। आज भी हमारे वैन और लैनजान का क्लास में लेक्चर सुनने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो फिर लैनजान वैन से बोलता है, वैन मुझे ये नहीं सुनना है, ये बहुत बोरिंग है। तो वैन बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर चले। लैनजान भी हाँ में सर हिला देता है। फिर वैन चारों तरफ देख लेता है, टीचर जो कि अपने लेक्चर देने में बिजी हैं। वैन फिर सबसे नज़रें छुपा के लैनजान का हाथ पकड़ता है और फिर क्लासरूम से छुपते छुपाते बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलता है और लैनजान को लेके फिर बाहर मेन गेट की तरफ चला आता है और बोलता है, अब बोलो, अब क्या करना है। तो फिर लैनजान बोलता है, अब मुझे इस कॉलेज में ही नहीं रहना अभी, चलो हम घर चलते हैं। तो फिर वैन बोलता है, अगर हम घर गए और भैया को पता चला तो फिर तुम्हें पता है ना, हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो लैनजान बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, तो फिर हम क्या करें। वैन कुछ देर ऐसे सोचते हैं और सोचने के बाद बोलते हैं, लैनजान चलो ना, हम भी आज इंजॉय करते हैं, हम भी पार्टी करते हैं। तो लैनजान बोलता है, पार्टी? पर हम क्या पार्टी करेंगे। तो वैन बोलता है, यार देखो ना, वो हमारे दोनों बड़े भाई वो दोनों पार्टी करने चले गए हैं, तो हम दोनों यहाँ पे अकेले क्यों रहे, हम भी पार्टी करेंगे। तो लैनजान बोलता है, पर वैन मुझे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है, तो फिर हम पार्टी कैसे करेंगे। तो वैन बोलता है, अरे ठीक है ना, हम भीड़ में नहीं जाएंगे, हम दोनों भाई मिलके तो पार्टी कर सकते हैं ना। तो लैनजान बोलते हैं, पर हाँ हम करेंगे क्या। तो वैन बोलता है, चलो पहले हम इस कॉलेज से बाहर निकलते हैं, देन उसके बाद से डिसाइड करेंगे। लैनजान भी हाँ में सर हिला देता है। दोनों भाई बाहर चले जाते हैं और फिर ऐसा करते एक गार्डन की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो लैनजान बोलता है, अब बोलो, अब क्या करना है। तो वैन बोलता है, यार मेरा मन तो मूवी देखने का है, पर मुझे पता है कि तुम्हें भीड़ में जाना पसंद नहीं है, तो तुम वहाँ जाओगे नहीं, तो हम घर चल के मूवी देख लें। तो लैनजान बोलता है, फिर से वही बात, अभी तो तुमने बोला अगर हम घर जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो फिर वैन बोलता है, मैं भी पागल हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम चलो अभी आइसक्रीम खाते हैं और खाते खाते ही डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लैनजान भी फिर सर हाँ में हिला देता है और वो जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 2-4 गुंडे बदमाश लड़के मिलते हैं जो किसी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, फालतू में बुली कर रहे होते हैं। ये देख के वैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वैन बोलता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, फालतू में लोगों को परेशान क्यों करते हैं, इनको क्या मज़ा आता है। तो लैनजान बोलता है, वैन तुम वहाँ मत जाना, वो देखो कितने गंदे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो ऐसे ही किसी को भी मार देंगे अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो। तो वैन बोलता है, लैनजान तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लेकिन वो देखो इस तरीके से ऐसे किसी को कैसे परेशान कर सकते हैं, वो भी खुलेआम मेन मार्केट में। तो लैनजान बोलता है, पर ये भी तो देखो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो इस मामले में। तो वैन बोलता है, भैया क्या बोलते हैं, भैया ने हमें क्या सिखाया है कि कभी कहीं गलत हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, और वो गलत ही कर रहे हैं ना, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। और तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, मैं जाके बस देखता हूँ। लैनजान वैन को बहुत रोकने की कोशिश करता है, बट वैन जो कि ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, तो वो उन लड़कों के पास चला जाता है और जाके बोलता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसे किसी को टॉर्चर करते हुए। तो फिर वो लड़का बोलता है, और तुम कौन हो, तुम्हें क्या पड़ी है हमारे मामले में बोलने की, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो वैन बोलता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, पहले इनको जाने दो, इनको तुमने खामोखा ऐसे बांध क्यों रखा है, खोलो इन्हें। तो फिर वो लड़का बोलता है, देखो बच्चे तुम फालतू में हमसे भिड़ो मत, वरना तुम भी पिट जाओगे, इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो वैन बोलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुमने इनको नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला दूँगा, फिर उसके बाद से सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। वैन की बातें सुन के वो लड़के भी बहुत गुस्से में आ जाता है। उसमें से एक लड़का आता है और वैन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, क्यों तुम्हें मरना है क्या, मैंने तुम्हें बोला ना यहाँ से चले जाओ,
उसके बावजूद क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? वैन का कॉलर पकड़ता देख लैनजान, जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसे गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि उसके भाई का किसी ने कॉलर पकड़ा है। तो फिर लैनजान भी आगे आ जाता है और जाके उसका हाथ छुड़ा के बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे भाई के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो फिर वो लड़का लैनजान की तरफ देखता है और हंसने लगता है और बोलता है, सच में तुम मुझे मार डालोगे? ज़रा खुद की तरफ देखो, तुम अभी बच्चे हो, जाओ घर जाओ और फालतू में हमारे मामलों में मत पड़ो, वरना तुम सोचोगे भी नहीं कि तुम कहाँ लापता हो गए। तुम्हें समझ में आई? वैन, जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया क्योंकि वो तो पहले ही बदतमीजी कर रहे थे और अब उसके भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये बात वैन को बिल्कुल गवारा नहीं होता। वैन भी गुस्से में आकर फिर उस लड़के को एक पंच मार देता है। पंच खाने के बाद वो लड़का, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसके साथ 2-3 लड़के और भी होते हैं। तो वो अपने साथ वाले लड़कों को बोलता है, इनको पकड़ो, इनको छोड़ो, इनको पकड़ो, इनको ज़्यादा चर्बी चढ़ी है, पहले इनकी चर्बी उतारते हैं। इनको बहुत शौक़ है दूसरों के मामले में पड़ने की, तो इन्हें आज इनका सबक दे ही देते हैं। आज के बाद ये कभी किसी के मामले में नहीं पड़ेंगे। वो 2-4 लड़के उसके साथ वाले आके वैन और लैनजान को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं बट कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उनमें से कोई सामने आके इस चीज़ को नहीं रोक रहा है। लैनजान, जो कि अब बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसे भीड़ भाड़ से वैसे भी प्रॉब्लम है और इन लोगों ने उसे पकड़ लिया है, उसको किसी ने टच किया है और ये चीज़ तो लैनजान को कतई पसंद नहीं है। लैनजान स्किन टच से प्रॉब्लम होती है, वो किसी का टच बर्दाश्त नहीं करते सिवाय अपनी फैमिली के, अपने भाइयों के। वैन जब देखता है कि उन लोगों ने लैनजान को पकड़ रखा है तो फिर वो बोलता है, छोड़ दो मेरे भाई को टच मत करो। तो फिर वो लड़का बोलता है, क्यों ना टच करूं? तुम्हारे भाई को बहुत शौक़ था, ये बहुत उछल रहा था ना, ये मुझे मारने की बात कर रहा था, तो इसे तो इसका सबक मिलना ही चाहिए। तुम दोनों को मैंने पहले ही वार्निंग दी थी ना, लेकिन तुम दोनों ने मेरी नहीं सुनी, तो अब भुगतो। और ऐसा बोल के फिर वो लैनजान के पास चला जाता है, अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उसको खोल के फिर लैनजान के सामने करता है और बोलता है, तुम्हें बहुत शौक़ था ना, तुम मुझे मारना चाहते थे ना, अब मैं बताता हूँ किसी को मारा कैसे जाता है। बच्चे, आज के बाद तुम्हें सबक मिल जाएगी, तुम कभी किसी के मामले में नहीं पड़ोगे। वैन जब देखता है कि उसने चाकू निकाल लिया है और वो लैनजान की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर वैन बोलता है, देखो मेरे भाई को छोड़ दो, उससे कुछ मत करो, मैं तुमसे पहले भिड़ा था, मैं तुम्हारे मामले में पड़ा था, तुम्हें जो करना है मुझे करो, मेरे भाई को जाने दो। तो फिर वो लड़का वैन की तरफ मुड़ता और बोलता है, तुम्हारा नंबर भी आएगा, पहले मैं इससे निपट लूँ फिर तुमसे निपटूँगा, तुम भी नहीं बचने वाले हो, लेकिन सबसे पहले इसकी बारी, ये मुझे मारना चाहता था ना, इसलिए। इतना बोल के फिर वो नाइफ़ को लेके लैनजान के नेक के पास बढ़ाने लगता है, जब तक पीछे से एक हाथ आता है और उसके फेस पे जाके लगता है। ये एक करारा पंच था जो सीधा उसके फेस पे पड़ता है। वो पंच खा के फिर नीचे गिर जाता है। नीचे गिर के फिर वो अपने आप को संभाल के सामने देखता है। सामने एक लड़का खड़ा होता है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है। तो ये गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तो सामने वाला लड़का बोलता है, तुम पे हाथ उठाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो इसके लायक हो, तुम ये डिज़र्व करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? तो वो लड़का बोलता है, अच्छा अब तुम भी मुझे सबक सिखाने आए हो, इसका मतलब तुम्हें भी कुछ चाहिए है ना? तो वो बोलता है, हाँ, और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा भी। अब तुम ज़रा इसको टच करके बताओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो गुस्से में फिर उठता है और चाकू को लेके अगेन लैनजान की तरफ आने लगता है, जब तक इधर से इसको एक और पंच पड़ जाता है। वो फिर इस सामने वाले पर्सन से फाइट करना शुरू कर देता है, पर ये पर्सन भी कम नहीं है, ये भी उसको इतना मारता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इसकी अच्छी खासी कुटाई हो जाती है। अपने बॉस को पिटता देख उसके साथ वाले लड़के फिर वैन को छोड़ देते हैं और आके इस लड़के से लड़ने लग जाते हैं। वैन भी फटाफट लैनजान के पास आता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना? लैनजान भी हाँ में सर हिला देता है। फिर ये दोनों उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं जो कि इन सब से अकेला ही फाइट कर रहा होता है, जब तक वहाँ पे एक और लड़का आता है और उन सब से फाइट करने लगता है।
वो दोनों मिलके इन सारे गुंडे को अच्छी तरीके से कूट देते हैं। जब तक वहाँ पे कोई पुलिस को भी कॉल कर देता है। पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के आने के बाद वो सारे इन गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से वो लेके चले जाते हैं। फिर ये लड़का वैन और लैंजन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुम लोग को ऐसे किसी से नहीं उलझना चाहिए। तो फिर वैन बोलता है, पर वो गलत कर रहे थे और हम गलत होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए। तो ये लड़का बोलता है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग अभी यूं ही किसी से नहीं उलझ सकते। तुम्हें खुद की भी सेफ्टी देखनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता या तुम्हारे भाई को, तो तुम क्या करते? तो वैन बोलता है, मैं समझ गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मुझे और मेरे भाई को बचा लिया। तो वो सामने वाला लड़का बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, वैसे आगे से ध्यान रखना, यूं ही किसी के मामलों में मत पड़ना। अगर तुम्हें लगे कहीं कुछ गलत हो रहा है तो तुम वहाँ जाने से पहले पुलिस को बुला देना, तुम खुद मत उलझना। वैन भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो वो लड़का बोलता है, वैसे तुम लोग स्टूडेंट लग रहे हो? तो वैन भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ हम स्टूडेंट हैं। तो वो बोलता है, तो तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। तो वैन बोलता है, हाँ हमने कॉलेज से बंक मार लिया है। तो वो सामने वाला लड़का बोलता है, आजकल के बच्चे, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है? तो वैन बोलता है, नहीं, मेरे भाई को लेके बस हम पार्टी करना चाहते थे। तो वो सामने वाला लड़का बोलता है, पार्टी करने के चक्कर में तुम खुद और अपने भाई को लेके मुसीबत में पड़ गए। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो वैन बोलता है, नहीं, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो वो लड़का बोलता है, भरोसा रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ही छोड़ूंगा, कहीं और नहीं। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन फिर भी। वैसे मेरा नाम विंग है और ये मेरा भाई जीशु। एंड फिर उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, आपसे मिलके अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम वैन है और ये मेरा भाई लैंजन। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एज गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे विंग लैंजन से बड़ा है, वो लैंजन से 4 साल बड़ा है और जीसू भी वैन से 4 साल बड़ा दिखाया जाएगा हमें। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। विंग उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, अब तुम मेरा नाम जान चुके हो ना, तो चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वैन भी फिर लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन फिर हाँ में नोट कर देता है। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग उन दोनों को लेके एड्रेस लेके उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग और शुयांग, ये दोनों भाई इधर मज़े से अपना पार्टी कर रहे हैं। ये दोनों अभी एक क्लब में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं और डांस फ्लोर की तरफ देख रहे हैं। तो शुयांग बोलता है, चैंग चलो ना, हम भी चल के डांस करते हैं। तो चैंग बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। तो फिर शुयांग बोलता है, अरे यार तुम मेरे साथ आए हो और मैं अकेला फिर कैसे जाऊँगा, चलो ना दोनों चलते हैं। तो फिर चैंग बोलता है, नहीं मेरा मन नहीं है। तो शुयांग बोलता है, ठीक है फिर मैं भी नहीं जाता, तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं जाके क्या करूँगा। तो फिर चैंग बोलता है, ठीक है। वो दोनों खड़े हो जाते हैं और डांस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ डांस फ्लोर पे जाते हैं और अपना डांस करने लगते हैं। शुयांग और चैंग अपने डांस की मस्ती में थे, वो पूरे डांस कर रहे होते हैं जब तक एक पर्सन आता है और चैंग को पीछे से पकड़ लेता है। चैंग फिर घबरा के उसकी तरफ देखता है तो वो पर्सन चैंग के लिप्स पे अपने एक फिंगर को ले जाता है और फिर बोलता है, बिल्कुल शोर मत करना। चैंग उस पर्सन की तरफ देखने लगता है पर वो बोले कैसे, उसके लिप्स पे तो उसने फिंगर रख रखा है और एक वो स्माइल करता है। चैंग फिर उस फिंगर को हटाता है और बोलता है, तुम छोड़ो मुझे। तो फिर वो बोलता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के फिर वो चैंग का हाथ पकड़ता है और डांस फ्लोर से नीचे लेके आ जाता है और एक कोने में ले जाके वो चैंग को खड़ा करता है और बोलता है,
तुम मुझसे बहुत भाग लिए, अब तुम कहाँ भागोगे। तो फिर चैंग बोलता है तुम छोड़ दो। तो फिर वो बोलता है फिर से वही बात, मैं फिर से वही बोलूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चैंग फिर वहाँ से जाने लगता है। तो वो चैंग का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ के उसे दीवार के सहारे ले जाके पुश कर देता है और बोलता है तुम बहुत भाग रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। चैंग अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और वो बोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो हकलाता है तो वो जल्दी वर्ड को नहीं बोल पाता, उसे समय लगता है कुछ भी बोलने में, इसलिए वो कोशिश ही कर रहा होता है। तो ये बोलता है इतना मेहनत मत करो, तुम्हें क्यों बोलना है, तुम चुप रहो ना, मैं बोलता हूँ। और ऐसे करके वो चैंग के करीब जाता है। वो धीरे धीरे चैंग के बहुत करीब जाने लगता है और वो झुक के उसके लिप्स के पास जाता है और बोलता है तुम्हें बोलना है ना, अच्छा रुको। और वो फिर झुक के चैंग के लिप्स पे किस कर देता है और बोलता है अब बोलो। चैंग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने दोनों हाथों से उसके सीने पे पुश कर देता है। उस पुश की वजह से फिर वो पर्सन 2 फीट पीछे जाके खड़ा हो जाता है। फिर चैंग घूर के उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम बहुत बदमाश हो। तो वो बोलता है मुझे अच्छे से पता है, और तुम्हें इसी बदमाश से प्यार भी तो है। चैंग को उसकी बातें सुन के फिर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसे घूर के देखने लगता है। तो वो बोलता है अरे तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो, मुझे पता है मैं लेट हो गया, लेकिन तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं किसी काम में फंस गया था, बस इसी वजह से मुझे देर हो गया। चैंग जो कि कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। तो वो फिर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर चैंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है भाई तुम रोज़ ऐसा करते हो। तो फिर वो बोलता है ओके मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आज के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में जल्दी आने वाला था, लेकिन मैं किसी काम में फंस गया था, बाकी मुझे तुम्हें वेट कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक वहाँ पे शुयांग आ जाए और वो आके बोलता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ। भाई शुयांग की तरफ मुड़ता है, बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ यार, तुम्हारा भाई मुझसे नाराज़ हो गया है तो मैं उसे मना रहा हूँ। तो फिर शुयांग बोलता है तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, उसकी नाराज़गी सही है। तो भाई बोलता है हाँ तुम तो ऐसा बोलोगे क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, पर यार मैंने उसे नाराज़ नहीं किया, मैं सच में काम में फंस गया था इसलिए मुझे देर हो गई। चैंग जो कि वहाँ पे खड़ा दोनों की तरफ देख रहा होता है, वो शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है शुयांग चलो यहाँ से। तो फिर भाई बोलता है अरे यार तुम अभी भी नाराज़ हो रहे हो, ठीक है तुम मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो तो दे दो, बट ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। तो शुयांग बोलता है नहीं ये ठीक है, चलो चैंग मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और वो ऐसा करके चैंग का हाथ पकड़ लेता है और ताकि वो जा सके। शुयांग उसको लेके जाता जब तक पीछे से एक हाथ शुयांग का हाथ पकड़ लेता है। शुयांग फिर पीछे मुड़ के देखता है, तब भाई बोलता है अब ले जाके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ अब तुम मेरे चैंग को कैसे ले जाते हो, पहले तुम इसे तो संभाल लो। शुयांग फिर भाई की तरफ घूर के देखता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे भाई से दूर रहो। तो फिर भाई बोलता है ठीक है मैं मुंह बंद रखता हूँ, लेकिन पहले तुम अपने इसको तो समझा लो, ये तुम्हें छोड़ेगा तब तो तुम मेरे चैंग को लेके जाओगे। शुयांग फिर अपने सामने वाले पर्सन को देखता है और बोलता है तुम छोड़ो मेरा हाथ। तो वो बोलता है अच्छा मैंने तुम्हारा हाथ क्या छोड़ने के लिए पकड़ा है, तुमने बोला और मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो शुयांग बोलता है मैंने बोला अभी मेरा हाथ छोड़ो। तो वो बोलता है और मैंने बोला मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो शुयांग बोलता है ठीक है तुम ऐसे नहीं समझोगे। वो फिर अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और उस हाथ को पकड़ के पीछे मरोड़ देता है और फिर बोलता है क्या बोल रहे थे, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे ऐसा। वो लड़का फिर छटपटाने लगता है और बोलता अरे यार
ठीक है छोड़ रहा हूँ, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर श्रेयांक बोलता है ये तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें सोचना चाहिए था तुम किसके साथ प्ले कर रहे हो। तो वो बोलता है क्या अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा, सीरियसली? तो श्रेयांक बोलता है हाँ सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत गलतियाँ करते हो और ये उन गलतियों में से एक है। एक तो तुम देर से आते हो और ऊपर से तुम मुझे जाने से रोकते हो। क्यों? मैं तुम्हारा कब से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और तुम अब आए हो। तो वो बोलता मैं क्या करूँ, मैं आने की कोशिश कर रहा था पर मैं नहीं आ पाया। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार कराया है, लेकिन अब मैं उसकी पनिशमेंट भी ले लूँगा तुमसे। तो मुझे पनिशमेंट दे देना, बट ऐसे मुझे छोड़ के तो मत जाओ यार, मैं अभी आया हूँ। तो श्रेयांक बोलता है प्रिंस तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, हमेशा देर से आते हो और कोई ना कोई एक्सक्यूजेस सुना देते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से वहाँ भैया से झूठ बोल के अपने छोटे भाइयों को डरा के यहाँ तुमसे मिलने के लिए आता हूँ और तुम यहाँ पे देर से आके अपने एक्सक्यूजेस सुनाते हो, क्यों? तो प्रिंस बोलता है मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, पर इस बार के लिए माफ़ कर दो प्लीज़। तो श्रेयांक बोलता है हाँ ये ठीक है, गलती करो और फिर इस तरीके से प्यार से बात करके उसे सुधार दो, है ना? तो फिर प्रिंस बोलता है अब इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है, माना मैं देर से आ गया हूँ, मैं गलती मानता हूँ और इसकी मैं सज़ा भी लेने को तैयार हूँ। इतना बोल के फिर वो श्रेयांक का हाथ पकड़ता है और उसे एक कोने में लेके चला जाता है और जाते हुए पीछे मुड़ के बाई की तरफ एक ब्लिंक कर देता है। बाई भी फिर अपना हाथ उठा के थम्स अप का इशारा कर देता है। श्रेयांक और प्रिंस के जाने के बाद फिर बाई, गाइस आप लोग समझ गए होंगे ये ई बाई है और ये चैंग के बॉयफ्रेंड है, और प्रिंस जो कि हमारे बिच्छू राजा हैं वो हमारे श्रेयांक के बॉयफ्रेंड है। प्रिंस फिर श्रेयांक को एक कोने में ले जाते हैं और वहाँ खड़ा कराते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है और मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आज के लिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो श्रेयांक बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम ऐसा फिर नहीं करोगे? तो प्रिंस बोलता है कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो श्रेयांक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन एक शर्त पे। तो फिर वो बोलता है बोलो क्या शर्त है? तो श्रेयांक बोलते हैं रुको बताता हूँ। श्रेयांक फिर प्रिंस के करीब झुकने लगते हैं और झुक के उसके लिप्स पे जाके किस करने लगते हैं। थोड़ी देर किस करने के बाद फिर बोलते हैं हो गया। प्रिंस जो कि श्रेयांक को आंखें फाड़े देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं तुम बहुत बड़े चीटर हो, मैं ही पागल था जो तुमसे सॉरी बोल रहा था, तुम तो सॉरी डिज़र्व ही नहीं करते, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फिर श्रेयांक बोलता है अच्छा तुम्ही ने तो बोला कि मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दे सकता हूँ, अब जब मैंने तुम्हें पनिश किया तो तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? ये तो तुम्हारी गलती थी ना, अगर तुम गलती नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें पनिश नहीं करता ना। तो प्रिंस बोलता है नहीं तुम फिर भी करते, ये तुम्हारी आदत है, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। इतना बोल के फिर वो जाने लगता है। तो श्रेयांक उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, बोलता है ऐसे कैसे, तुमने मुझे रोक लिया है तो अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? अब तुम नहीं जा सकते, तुम आए अपनी मर्ज़ी से पर जाओगे मेरी मर्ज़ी से। फिर श्रेयांक की तरफ मुड़ता है और बोलता है और तुम्हारी मर्ज़ी क्या है ज़रा मुझे बताना। तो श्रेयांक बोलता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो? तो प्रिंस भी अपने हाथों को ले जाके श्रेयांक के नेक में डालता है और बोलता है मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। तो फिर श्रेयांक बोलता है ठीक है फिर यहाँ नहीं, चलो साइड में, मैं वहाँ बताता हूँ। दूसरी तरफ बाई भी चैंग के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये लास्ट गलती समझ के माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी वेट नहीं कराऊँगा, प्रॉमिस। चैंग फिर बाई की तरफ देखता है और बोलता है सच में? तो फिर बाई बोलता है हाँ सच में, मैं तुम्हें कभी वेट नहीं कराऊँगा, अब तुम प्लीज़ मुझे माफ़ भी कर दो। तो फिर चैंग उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है। तो फिर बाई भी चैंग को जाके हक कर लेता है और बोलता है ये हुई ना बात, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें वेट कराना, लेकिन मैं सच में काम में फंस गया था। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमारा विंग, जो कि लैंजन और वैन को लेके उसे उसके घर छोड़ने गया है, वो वहाँ उसके घर पहुँचता है। विंग उस घर को देखता है और बोलता है, क्या तुम दोनों यहाँ रहते हो? तो फिर वैन बोलता है, हाँ हम दोनों यहाँ रहते हैं। तो विंग बोलता है, तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? तो फिर वैन बोलता है, हम 5 भाई, हम सिर्फ 5 भाई यहाँ पे रहते हैं। तो विंग बोलता है, और तुम्हारे पेरेंट्स? विंग का सवाल सुन के फिर वैन थोड़ा चुप हो जाता है, वो खामोश हो जाता है। तो फिर विंग बोलता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ दिया? तो वैन बोलता है, नहीं, एक्चुअली मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं और मेरे भाई, हम 5 ही यहाँ रहते हैं एक साथ। तो विंग बोलता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। फिर वैन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग भी फिर हमें अपना सर हिला देता है। लैंजन, जो कि वहाँ बैठा दोनों की बातें सुन रहा होता है, वो फिर अपना हाथ वैन के हाथों पे रखता है। तो फिर वैन बोलता है, हाँ मैं चल रहा हूँ। तो फिर विंग बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे प्यास लगी है? तो फिर वैन भी हाँ में नोट कर देता है और वो बोलता है, ठीक है चलिए। विंग और उसका भाई जीशु और वैन और लैंजन फिर ये अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद फिर वैन विंग को एक सोफे पे बिठा देता है और बोलता है, आप बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। विंग भी वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता है। वैन उधर पानी लेने चला जाता है। विंग फिर खड़ा होता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो देखता है हर दीवार की तरफ, हर रूम की तरफ, और फिर बोलता है, मुझे बहुत देर हो गई यहाँ आने में, मुझे जल्दी ही आ जाना चाहिए था। आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ करना। इतना बोल के फिर वो वापस जाके चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है। वैन जब तक वहाँ पानी लेके आ जाता है, वो गिलास लाके विंग को दे देता है। विंग उस गिलास को लेता है और वैन को थैंक यू बोलता है। वैन भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है, वेल तुम्हारे घर पे तो कोई नहीं है? तो वैन बोलता है, हाँ और मेरे भैया ऑफिस गए हैं और मेरे 2 बड़े भाई वो भी बाहर गए हुए हैं। तो फिर विंग खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ एंड थैंक यू। तो वैन बोलता है, आपको मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, आप दोनों ने हम दोनों भाइयों की बहुत हेल्प की है। तो विंग बोलता है, नहीं इसमें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था, पर मैं इतना बोलूँगा आगे से खुद का और अपने भाई का ख्याल रखो, फालतू किसी के मामले में उलझना मत। वैन भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, मैं किसी और दिन आके तुम्हारे भाई से मिलूँगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लैंजन आगे आता है और बोलता है, क्यों, आपको मेरे भाई से क्या काम है? विंग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम इतने देर से शांत खड़े थे, तुम्हारा भाई का नाम लिया तो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं जान सकता हूँ क्यों? तो लैंजन बोलता है, क्योंकि तुमने बोला कि तुम हमको नहीं जानते, तो तुम मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुम हम दोनों भाइयों की शिकायत करना चाहते हो मेरे भाई से? लैंजन की बात सुन के फिर विंग हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम दोनों की शिकायत करूँगा तुम्हारे भाई से? मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, उसकी कोई और रीज़न है। तो लैंजन बोलता है, अच्छा और वो रीज़न क्या है, मुझे जानना है। तो विंग बोलता है, तुम्हें क्यों जानना है, मेरे पर्सनल रीज़न हो सकते हैं ना। तो लैंजन बोलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं आपके पर्सनल रीज़न से, लेकिन हाँ आप मेरे भाई से मिलने की बात कर रहे हो तो मैं जानना चाहूँगा कि आप मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते हो। तो फिर विंग बोलता है, इसका मतलब तुम्हें जवाब चाहिए। लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है, ठीक है फिर अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये घर मेरा है। ये सुन के दोनों भाई शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों एक साथ ही बोलते हैं, क्या? तो विंग बोलता है, हाँ ये घर मेरे डैड जियांग फैमियान का है, राइट? वैन भी फिर हाँ में सर हिलाता है, लैंजन भी। तो लैंजन बोलता है, क्या जियांग अंकल तुम्हारे डैड हैं? तो विंग बोलता है, हाँ वो मेरे डैड थे,
मेरी मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो गया था और डिवोर्स होने के बाद फिर मेरी कस्टडी मेरे मॉम को दे दी गई थी। इसलिए मैं और मेरा भाई मॉम के साथ रहते थे। जब मुझे मेरे डैड की खबर मिली कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उस समय भी आना चाहता था, लेकिन मॉम की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के नहीं आ सका। उनका इलाज चल रहा था और फिर अब वो भी नहीं रही, इसलिए अब मैं वापस यहाँ आया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे डैड की एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी, मेरे डैड का मर्डर हुआ था और मैं उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मैं इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आया हूँ। तो अब तुम्हें शायद मेरे यहाँ आने का और तुम्हारे भाई से मिलने का रीज़न पता चल गया होगा। तो अब क्या मैं तुम्हारे भाई से मिल सकता हूँ? लैंजन फिर विंग की तरफ देखता और बोलता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये बात। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भाई से तुम दोनों की कोई शिकायत नहीं करने वाला हूँ और ना ही कुछ बोलने वाला हूँ। मैं बस उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ, वो भी अगर अब तुम दोनों परमिशन दो तो। लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, ठीक है मिल सकते हो तुम, लेकिन प्लीज़ हम दोनों ने कॉलेज बंक किया ये बात उनको मत बताना और उन गुंडों के बारे में तो बिल्कुल मत बताना, भैया खामोखा परेशान हो जाएंगे। तो फिर विंग बोलता है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है। तो विंग बोलता है, ठीक है अभी तो मैं चलता हूँ, वैसे भी तुम्हारे भैया अभी घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं किसी और दिन आके उनसे मिल लूँगा। तो फिर बैन बोलता है, किसी और दिन क्यों, ये आप ही का घर है, आप फिर कहाँ जाएंगे? आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुक जाइए, भैया शाम को आ ही जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे मिल के ही जाइएगा। और वैसे भी आप यहाँ से जाएंगे क्यों, ये घर ही आपका है अब तो आप यहाँ से मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए। तो फिर विंग बोलता है, नहीं मैं यहाँ तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा, तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं उनसे आके मिल लूँगा। तो फिर लैंजन आगे आता और बोलता है, नहीं बैन ने बोला ना, वो सही बोला है, आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप ही का घर है, तो आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो, भैया शाम को आएंगे फिर आप बात कर लेना। तो विंग बोलता है, ठीक है फिर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? दोनों भाई फिर ना में सर हिला देते हैं। तो फिर विंग बोलता है, थैंक यू सो मच, तुम दोनों ने मुझे यहाँ रुकने की परमिशन दी। तो फिर बैन बोलता है, नहीं आपको हमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ही का घर है, तो आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं, मैं आप दोनों को गेस्ट रूम दिखा देता हूँ, आप चलिए। विंग और जीशू जो कि अब तक शांति खड़ा है, वो कभी बोल ही नहीं रहा है, वो चुपचाप खड़ा वहीं पे सबकी बातें सुन रहा है। विंग फिर अपने भाई की तरफ मुड़ता है और बोलता है, चलो। जीशू भी फिर हाँ में सर हिला देता है। वैन उन दोनों को ले जाके गेस्ट रूम दिखा देता है और विंग और जीशू फिर अंदर चले जाते हैं। वैन वहाँ से चला जाता है। विंग और जीशू अंदर जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं। तो जीशू बोलता है, विंग तुम्हें क्या लगता है कि डैड के मर्डर से इन लोगों का कोई लेना देना हो सकता है? तो विंग बोलता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी इस मामले के तह तक जाना होगा, बिना इंक्वायरी किए मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि डैड के डेथ के पीछे इन लोगों का हाथ है। ये नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानता, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ, ये लैंड किरण अंकल के बेटे हैं और उनके बेटे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई और ही है और अब हम दोनों को मिलके इस बात का पता लगाना है। तो फिर जीशू बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है, इन दोनों को देख के तो यही लग रहा है कि ये तो मक्खी भी नहीं मार सकते, इसी इंसान को मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो विंग फिर खड़ा होता है और बोलता है, जीशू तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम किसी को कम आंक रहे हो। तो जीशू बोलता है, नहीं यार मैं कम नहीं हाँक रहा हूँ, लेकिन वो दोनों एकदम बच्चे जैसे हैं, तुमने देखा। तो विंग बोलता है, सही बोल रहे हो, है तो दोनों बच्चे जैसे, लेकिन बहुत प्यारे हैं, तुम्हें नहीं लगता? तो जीशू बोलता है, विंग तुम्हारा इरादा क्या है,
तो विंग बोलता, अरे मेरा क्या इरादा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे प्यारे लगे मैंने बोल दिया। और ख़ासकर वो जो खामोश खड़ा था, क्या नाम था उसका, हाँ लैंजन, देखा कितना खामोश खड़ा था, कितना इनोसेंट फेस था उसका। तो जीसू बोलता है काश मैं उसे देख पाता, लेकिन मेरी नज़र तो उस बड़बोले पे थी, कितने प्यार से बोलता है, मैं तो उसी को देख रहा था। तो विंग बोलता है तुम वैन की बात कर रहे हो? जीसू फिर हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है तुम मुझे बोल रहे हो, अब ये बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, मेरा इरादा तो बिल्कुल साफ है। मैंने उनको बस देखा, मुझे अच्छे लगे, मैंने उनकी तारीफ़ की, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर जीसू बोलता है हाँ क्या करूँ, अच्छा लगा बोल दिया, बहुत ही क्यूट है। तो विंग बोलता है सिर्फ क्यूट या फिर कुछ और भी? तो जीसू बोलता है अभी मुझे थोड़ा और जानने तो दो, अभी तो सिर्फ मैंने देखा है, उसकी बातें सुनी है, अभी उसका जानना भी ज़रूरी है, एक बार मैं उसे जान लूँगा फिर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो विंग बोलता है भूलो मत वो छोटा है तुमसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो जीसू बोलता है अब इसमें कैसी शर्म, एज जस्ट नंबर, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं लगता? तो विंग बोलता है खैर तुम्हारी लाइफ तुम्हारा डिसीजन, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा मेन टारगेट कुछ और है और मुझे उसी पे फोकस करना है। मुझे जल्द से जल्द डैड की इस मर्डर हिस्ट्री को सुलझाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डैड का एक्सीडेंट हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इस बात का मैं पता लगा के रहूँगा। तो फिर जीसू बोलता है तुम सही कह रहे हो विक, और तुम अकेले नहीं हो, मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूँगा। तो फिर विंग बोलता है हाँ हम दोनों को मिलके इस मिस्ट्री को सुलझानी है, और क्या पता इस मिस्ट्री को सुलझाने में हमें कुछ और भी जानने को मिल जाए। विंग की बातें सुन के फिर जीसू भी हाँ में सर हिला देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा था ये वन शॉट होगा, लेकिन नहीं, इस कहानी को मैंने जब शुरू किया मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कैसे जाएगा, बिकॉज़ मैंने इसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। ये सडनली मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया है। ये मेरी खुद की स्टोरी है और मैंने इसको कहीं लिखी भी नहीं है, ये मेरे माइंड में थी एंड देन मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो मुझे लगता है कि अभी लैंजन और विंग की लव स्टोरी जो कि बाकी है और बाकी बहुत कुछ है, वो इस चैप्टर में तो कंप्लीट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ और इसका एक और वन शॉट मैं तैयार करूँगी। ये वन शॉट जो कि अब वन शॉट नहीं रहा, 2 शॉट हो गया है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट कर दूँगी। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वैन किसिंग, मेरी प्यारी वैन किसिंग, आई होप आपको ये एफएफ पसंद आया हो। आई नो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई, मैंने ट्राई तो किया, बट आपको पता है मैं करने कुछ और जाती हूँ, हो कुछ और जाता है, ये मेरे साथ शुरू से होता हुआ है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं इसको एक और पार्ट बना के उसको कंप्लीट कर दूँगी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपको ये मेरा छोटा सा, आई एम सॉरी, ये छोटा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। मेरा ये प्रेजेंट आपको पसंद आया होगा, मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वेल, आपको जैसी भी लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन माय डियर वैन किसिंग, गॉड ब्लेस यू। तो हम मिलते हैं। ओह सॉरी, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, मैंने इस एफएफ का नाम ही नहीं बताया। सॉरी, इस एफएफ का नाम है ब्रदर्स बॉन्ड। ये भाइयों पे बेस है तो इसलिए इसका नाम भी ब्रदर्स बॉन्ड है। तो ठीक है, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।